अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर खान बहादुर। आप मुझे लाइव सुन रहे हैं और मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे मेरे फेसबुक और अकाउंट और यूट्यूब चैनल के थ्रू सुन सकते हैं और लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। फेसबुक पेज का नाम भी है स्टैटिस्टिक्स बाय खान और यूट्यूब चैनल का नाम भी है स्टैटिस्टिक्स बाय खान। सही है। तो आज हम करेंगे मीन डिविएशन इन केस ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रीट डेटा। सही है। पिछले लेक्चर में हमने मीन डिविएशन किया था, मीन डिविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डिविएशन फ्रॉम मॉड, लेकिन वो डेटा सेट कौन सा था? वो इंडिविजुअल डेटा सेट था। आज हम करेंगे डिस्क्रीट ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सही है। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। मीन डिविएशन फ्रॉम डिस्क्रीट ग्रुप डेटा। सही है। इस पर एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल मैं आपके बुक से लूँगा। दीज आर द ऑब्जर्वेशंस of the variable x, and there are the corresponding frequencies for each value of the variable. So the corresponding frequencies are, so these are the corresponding frequencies. सही है। These are the corresponding frequencies. सही है। So first of all we are going to calculate the mean deviation from the arithmetic mean. सही है। तो चलो जिस तरह मैं आपको कहता रहता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स में सही तरीका कौन सा है किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का, वो ये है कि आप सबसे पहले फार्मूला लिखे। सही है। फार्मूला लिख ले, तो फार्मूला के बाद आप फिर जो है ना फार्मूले पे फोकस कर ले कि इस फार्मूले में कौन कौन सी स्टेप्स करने हैं। सही है। तो अगर हमको और आपको उसका रीडिंग आ गया ना तो समझो कि आपका मसला हल हो गया। फार्मूले का रीडिंग अगर आपको आ जाता है ना तो स्टैटिस्टिक्स में फिर कोई मुश्किल नहीं है। सही है। तो मैं मीन डिविएशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ ग्रुप डेटा, चाहे वो डिस्क्रीट ग्रुप डेटा हो और चाहे कंटिन्यूस हो, उस केस में मैं आपको फार्मूला लिख देता हूँ कि फार्मूला उस केस में क्या होगा। सही है। तो चलो मैं लिख देता हूँ मीन डिविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। ये हो जाएगा समीशन एफ इंटू एक्स माइनस अरिथमेटिक मीन एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाई समीशन एफ। This is the formula of the mean deviation from the arithmetic mean in case of frequency distribution. सही है। तो असल में मीन डिविएशन, मीन मैंने आपको ये बताना है ना कि मीन का मतलब क्या होता है। जब कभी मीन का लफ्ज़ आ जाता है ना तो हमने सम करना है अब उस चीज़ को। अभी इधर मीन डिविएशन है ना तो ये डिविएशन है। दिस इज डिविएशन। एक्स माइनस अरिथमेटिक मीन गिव्स व्हाट? Deviation. सही है। and deviations of all the values, if we take the whole variable and all the values of the variable x, सही है, और फिर हर वैल्यू से ये अरिथमेटिक मीन सब्ट्रैक्ट करते हैं, so we get all the deviations. सही है। तो मीन डिविएशंस का क्या मतलब है कि डिविएशंस का मीन लो। यही मैं आपको ज़रा सुन लो और समझो। मीन का मतलब क्या होता है? जब मीन आ जाता है ना स्टैटिस्टिक्स में तो इसका मतलब ये होता है कि तुमने टोटल करना है और फिर टोटल से डिवाइड भी करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड भी करना है। सही है। तो मीन डिविएशन का क्या मतलब हो कि जो डिविएशंस आ गई, सही है, इसको टोटल करो और इसी टोटल को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करो। मीन डिविएशन का मतलब ये है। मीन डिविएशन का मतलब ये नहीं है कि इधर हम अरिथमेटिक मीन से डिविएशन ले रहे हैं। ये जरा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देते हैं ना। मीन डिविएशन का ये मतलब नहीं है कि इधर अरिथमेटिक मीन आया है तो इसलिए हम मीन डिविएशन कहते हैं। अगर इधर मीडियन भी आया हो ना तो फिर भी हम मीन डिविएशन कहते हैं, क्योंकि डिविएशंस हम ले लेते हैं। तो डिविएशंस चाहे अरिथमेटिक मीन से हो, चाहे मीडियन से हो और चाहे मॉड से हो। मीन का मतलब ये होता है कि ये डिविएशन आपने जिस किसी भी मशजर से ली है उनको ऐड कर लो, उनको टोटल कर लो और फिर उस टोटल को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर लो। तो मीन डिविएशन का इंटरप्रिटेशन यही है, इस फार्मूले का इंटरप्रिटेशन यही है। सही है। तो इधर अभी अगर हम फार्मूले पे फोकस कर ले तो ये एक्स है, तो एक्स तो गिवन है, इधर अरिथमेटिक मीन है। सही है। तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे? अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे। तो अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए हमने कौन सा फार्मूला लगाना है? ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो फार्मूला ये होगा अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स डिवाइड बाई समीशन एफ। सही है। इंडिविजुअल डेटा में वो दूसरा फार्मूला था, उधर एफ नहीं था, इधर एफ है। सही है। बस दिस इज द ओनली डिफरेंस। ओके। तो अभी इस फार्मूले को अगर हम देख ले तो हमें क्या करना चाहिए? हमने
इफ और x को मल्टीप्लाई करना है, ये f कॉलम है और ये x कॉलम है, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को पहले को पहले के साथ, x की पहली वैल्यू को f की पहली वैल्यू के साथ, x की दूसरी वैल्यू को f की दूसरी वैल्यू के साथ, इस तरह मल्टीप्लाई करना है और x की आखिरी वैल्यू को f की आखिरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। सही है, तो ये कॉलम चलो बना देते हैं। तो दिस विल बिकम fx, अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये होगा 8, this will 24, this will 40, this will 30, this will 24, this will 14 and this will 64. सही है, so for this we need the total of fx, so now we will total it, so for total we will write the symbol summation f. सही है, and if we add them all so we will get 204. So this is for the numerator of this formula, but in the denominator what do we need? We need summation f. So what does it mean? It means that we have to add these frequencies. सही है, so if we add these frequencies, so what we will get? We will get symbolically summation f and numerically 21. So next what we will do? We will just plug in the values. This will become 204 divided by 21. The final answer will become, that will be 9.7. अब इस फार्मूले को देखो, x तो इधर था, अरिथमेटिक मीन चाहिए तो वो हमने कंप्यूट की। अभी नेक्स्ट क्या करना है? डिविएशंस फाइंड करने हैं। डिविएशंस के लिए अभी हमने क्या करना है? हमने ये कॉलम बनाना है, x माइनस अरिथमेटिक मीन। सही है, तो अभी ये x है ना, सो दिस विल बी 4 माइनस this is the arithmetic mean 9.7. So this will give us what? Minus 5.7. The next will be 6 minus 9.7. So this will give us minus 3.7. So this is the deviation column. But what do we need? We need the absolute of these deviations. Over here, if we focus upon the formula, what do we need? We need the absolute of these deviations. ये जो deviations है ना, इनका हमने absolute लेना है। कहने का क्या मतलब है कि जो नेगेटिव नंबर्स है उनको पॉजिटिव लेने हैं, इनको पॉजिटिव कंसीडर करने हैं। सही है, सो द नेक्स्ट कॉलम वुड बी x माइनस अरिथमेटिक मीन एब्सोल्यूट, x माइनस अरिथमेटिक मीन एब्सोल्यूट। ये तो नेगेटिव है ना, सो दिस विल बिकम पॉजिटिव, सो दिस विल बी 5.7, दिस विल बी 3.7, दिस विल बी 1.7, और ये जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव ही लेंगे, सो दिस विल बी 0.3, 2.3, 4.3 and 6.3. अच्छा, नेक्स्ट क्या करना है? Look at the formula. Now we have to multiply these deviations with the corresponding frequencies. This deviation must be multiplied by the first frequency. The second deviation must be multiplied by the second frequency, and similarly the rest of the deviations in the frequencies. तो next column क्या होगा? Next column होगा f into x minus arithmetic mean. समझ आई बात? तो अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग 5.7। सही है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 11.4। नेक्स्ट 4 shall be multiplied by 3.7, so this will give us what? 14.8. so this is the column. सही है, okay, if we add all the values in this column, so symbolically it will become summation if x minus arithmetic mean absolute, and numerically this will equal to 69.7. so this is what we needed over here. सही है, इस फार्मूले में ये न्यूमिनेटर में जो चीज था वो इधर हमने ऑब्टेन किया, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 69.7। तो अभी सिंपली इस फार्मूले में यही वैल्यूज डालनी है। समझ आई बात? सो दिस विल बिकम, this will be 69.7 और divided by summation f है ना, तो summation f 21 है, so finally what we will get? So we get 3.32. so this is the answer of the mean deviation from the arithmetic mean in case of discrete frequency distribution. Now we are going to compute mean deviation from the median. तो फार्मूला क्या जाएगा? mean deviation is equal to वही summation f absolute x minus median, सही है, और डिवाइड बाय समेशन f. So this is the formula. The only difference is lying in these measures of the central tendency. Over here this is arithmetic mean, while over here this is the median. सही है? अच्छा, तो आपको याद है कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम मीडियन फाइंड कर देते हैं
तो अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया हो ना, तो उसके बाद सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज का। तो चलो मीडियन के लिए हम क्या कर देते हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड कर देते हैं। तो दिस विल बी 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6, फिर इन तीनों को ऐड करेंगे, सो दिस विल गिव अस 11, फिर चारों को 14, 16, 17 एंड 21। सही है? सो दिस इज द कॉलम ऑफ द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। इन ऑब्जर्वेशंस में मीडियन कौन सा नंबर होगा? तो उसके लिए हमने क्या करना है? हमने वो फार्मूला लगाना है, पोजीशन वाला फार्मूला, कि वो पोजीशन हमें देगा कि इस पोजीशन पे जो भी ऑब्जर्वेशन है दैट इज द मीडियन। तो इसके लिए हमने क्या करना है? मीडियन क्या है? साइज ऑफ समेशन एफ डिवाइड बाय 2 आइटम। नेक्स्ट क्या जाएगा? साइज ऑफ समेशन एफ की वैल्यू क्या है? 21 है, तो दिस विल बिकम 21 डिवाइड बाय 2 आइटम। देन द नेक्स्ट स्टेप वुड बी, अगर इसे हम डिवाइड कर देते हैं, सो दिस विल गिव अस 10.5। हाँ, 10.5 पे पोजीशन पे जो नंबर आता है ना, तो उसको हम क्या लेंगे? उसको हम लेंगे मीडियन। सही है? तो 10.5 पे कोई नंबर तो नहीं आता, वैसे ऑर्डरिंग है ना, काउंटिंग है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली कौन सा लेंगे? 11 नंबर पे, 10 वाला नहीं, 11 पे। तो अभी हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या देखना है? 10.5 एग्जैक्टली देखना है। अगर 10.5 एग्जैक्टली था तो उसके अगेंस्ट x की वैल्यू, लेकिन चूंकि हम अप्रोक्सीमेटली 11 भी ले लेते हैं, 10.5 इधर है भी नहीं, तो ये 11 के अगेंस्ट x की वैल्यू, तो 11 के अगेंस्ट x की वैल्यू क्या है? दिस इज 8। सही है? सो मीडियन इज व्हाट? मीडियन इज 8 इन दिस केस। अभी साइज माइज नहीं लिखना है, मैंने आपको उस लेक्चर में भी बता दिया था ना, जब हम मीडियम पे लेक्चर ले रहे थे, तो मैंने आपको बता दिया था ना कि ये पोजीशन दे देती है, ये फार्मूला पोजीशन दे देता है ना। सही है? कि इस पोजीशन पे वैल्यू, तो पोजीशन कौन सा आ गया था? 10.5 अप्रोक्सीमेटली 11, तो 11 के अगेंस्ट ये नंबर आ गया, तो अभी पोजीशन वाली बात खत्म होगी। अभी हमने इधर नंबर लिख दिए, तो साइज माइज नहीं लिखना है। सही है? तो अभी क्या करना है? ये मीडियन आ गया, तो अभी फार्मूला को देखो, x माइनस मीडियन, x माइनस मीडियन, तो नेक्स्ट कॉलम कौन सा होगा? डिविएशन वाला, डिविएशन फ्रॉम मीडियन। सो नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा x माइनस मीडियन। इसका मतलब क्या हुआ कि x के हर वैल्यू से हमने 8 सब्ट्रैक्ट करना है। सही है? सो द फर्स्ट वन वुड बिकम 4 minus 8, so this will give us minus 4. Then 6 minus 8, this will give us minus 2. Then 8 minus 8, this will give us 0. 10 minus 8, this will give us 2. 12 minus 8, this will give us 4. 14 minus 8, this will give us 6. And 16 minus 8, this will give us 8. सही है? ये हो गया। नेक्स्ट, इन डिविएशंस का हमने क्या करना है? हमने एब्सोल्यूट लेना है। तो एब्सोल्यूट के लिए हमने क्या करना है? हमने ये कॉलम बनाना है, x माइनस मीडियन एब्सोल्यूट। सही है? तो सिंपली इस कॉलम में जो नेगेटिव नंबर्स है वो हमने पॉजिटिव लेने हैं, और जो पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव लेने हैं। सही है? सो दिस विल बिकम 4, 2, 0, 2, 4, 6 and 8. So this is the absolute deviations column. सही है? फार्मूला को देखो, नेक्स्ट क्या करना है? f से मल्टीप्लाई करना है। सो नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस डिविएशन कॉलम बाय f, द फ्रीक्वेंसीज x माइनस मीडियन। सही है? तो अभी वो दिस विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 8। उधर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 2 है, सादा फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, सादा फ्रीक्वेंसी। सही है? हाँ, एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी, that is 2, और यहाँ डिविएशन कौन सा है? 4, तो 2 multiplied by 4 is equal to 8. The second frequency is 4 and the second deviation is 2, so this will give us 8 again. The third frequency is 5 and the third deviation is 0, so this will give us 0. So now if we add them, this will become 68. Look at the numerator of this formula. This is summation f and 2 x minus median absolute, and this is summation f and 2 x minus median absolute. Whatever we needed over here, this is already over here, and numerically it equals to 68. So for this numerator we will put 68. सही है? Okay. So this will be 68 and summation f is 21. So this 68
should be divided by 21. If we divide 68 by 21, so what we will get? We will get 3.24. So this is the answer for the mean deviation from the median. And finally, mean deviation from mod. सही है? तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा? वो फार्मूला मैं जरा लिख देता हूँ. MD is equal to summation F into x minus mod absolute divided by summation F. So this is the formula for the computation of mean deviation from the mod. तो अगर हम फार्मूले पे फोकस कर देते हैं once again, तो हमें क्या चाहिए? x तो गिवन है, सही है. फिर mod चाहिए, तो mod इधर फाइंड करना है. फिर x और mod का डिविएशंस लेने हैं, फिर उन डिविएशंस को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने हैं. सही है, वही पुराना तरीका. लेकिन इधर जस्ट अरिथमेटिक मीन या मीडियन की जगह mod है. mod पे तो हमने लेक्चर लिया हुआ है ना. mod क्या है? mod is the most frequent value in a data set. अगर इंडिविजुअल सीरीज हो, the most frequent value, the most frequent observation in a data set is the mod. तो मोस्ट फ्रीक्वेंट इंडिविजुअल केस में हम किस तरह फाइंड कर देते हैं? वो काउंट कर देते हैं. लेकिन अगर कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसमें भी मोड क्या है? वही मोस्ट फ्रीक्वेंट है. लेकिन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हम जल्दी पता लगा सकते हैं. वो तरीका क्या है? तरीका यही है कि फ्रीक्वेंसीज में जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी हो तो उसके अगेंस्ट एक्स की वैल्यू. तो इन फ्रीक्वेंसीज में अगर हम देख ले तो 5 इज द बिगेस्ट नंबर एमंग द अदर फ्रीक्वेंसीज. सही है. सो 5 के अगेंस्ट x की वैल्यू, सो 5 के अगेंस्ट x की वैल्यू क्या है? 8 है. सो 8 इज द मॉड. तो वही इधर मीडियन भी 8 आया था और मॉड भी 8 आया है. तो ये कैलकुलेशन जो है ना, ये सारा का सारा उस तरह ही आएगा जिस तरह मीडियन का था. सो द नेक्स्ट विल बी x माइनस मॉड. x क्या है? वही द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x इज 4 एंड द मॉड इज 8. सो 4 minus 8. सो दिस विल गिव अस -4. नेक्स्ट वुड बी 6 minus 8 minus 2. 8 minus 8, 0, 10 minus 8, 2, 12 minus 8, 4, 14 minus 8, 6, 16 minus 8, 8. So these are the deviations of the observations from the mod. सही है? Deviations है, subtraction है, distance है, reference है. लेकिन किसकी है? Observations की है. X के observations की है. किससे है? Mod से है. So these are the deviations of the observations from the mod. तो अभी इसका अगर हम डायरेक्टली क्या ले लेते हैं? हम इसका एब्सोल्यूट ले लेते हैं. आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं. जो डिविएशंस आई है इनका एब्सोल्यूट वैल्यूज. सही है. लेकिन चलो मैंने वो ज़रा डिटेल में किया ताकि आपको पता चल जाए. अगर फ्यूचर में आप नोट्स देख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता हो कि ये किस तरह आई है. सही है. अच्छा, तो नेक्स्ट कॉलम क्या होगा? x minus mod absolute. सही है. So this will be 4, 2, 0, 2, 4, 6, 8. The final column will be f into x minus mod absolute. So this will become 8, 0, 6, 8, 6, 32. This will give us 68. वही मैंने आपको बता दिया था कि क्योंकि हमारे पास मीडियन और मॉड का नंबर एग्जैक्टली सेम आया हुआ है ना, तो कैलकुलेशन भी एग्जैक्टली सेम ही होगा. सही है. तो अब इस फार्मूले में वैल्यू डालने हैं तो बस बात खत्म. तो ये आ जाएगा MD इज इक्वल टू 68 समीशन F इंटू एक्स माइनस मॉड एब्सोल्यूट की जगह हम 68 डालेंगे और नीचे समीशन F है तो इसकी जगह 21 डालेंगे. तो ये कैलकुलेशन ऑलरेडी हमने मीडियन के केस में किया हुआ है. तो ये कैलकुलेशन हमें क्या दे देता है? ये कैलकुलेशन हमें दे देता है 3.24. सो दिस इज द आंसर ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मॉड. और फाइनली मैं आपको बस आखिरी वो ये आपने जो की है, चाहे मीन डिविएशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन हो या मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन हो या मीन डिविएशन फ्रॉम मोड हो, ये तीनों कौन सी मेजर्स थी? ये एब्सोल्यूट मेजर्स थी. एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. अभी रिलेटिव मेजर्स के लिए हमने क्या करना है? हमने इसका रिलेटिव मेजर अगर फाइंड करना है ना अरिथमेटिक मीन का रिलेटिव मेजर, तो क्या जाएगा? कोफिशिएंट होगा. कोफिशिएंट ऑफ MD क्या जाएगा इस केस में? ये आ जाएगा मीन डिविएशन. इस केस में जो आया है डिवाइड बाय मीन, ये हो जाएगा मीन डिविएशन क्या आया है? 3.32 डिवाइड बाय मीन क्या आया गया है? ये आया था 9.7. सो दिस इज कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन. अगर हमने इधर मीडियन के केस में करना है ना तो ये क्या जाएगा? ये आ जाएगा मीडियन के केस में मीडियन जो मीन डिविएशन आया था वो क्या आया था? 3.24 आया था ना. 3.24 और मीडियन क्या आया था? 8. सो दिस इज कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन.
सही है। और अगर मॉड के केस में कर देते हैं ना, तो मॉड के केस में किया जाएगा, मॉड के केस में भाई यही इस तरह आ जाएगा। मॉड से जो हमने मीन डिविएशन कंप्यूट किया था वो क्या था, 3.24 आया था ना। मॉड क्या आया था, मॉड 8 आया था ना। सो अगर इसको हम सॉल्व कर देते हैं, सो दीज आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ मीन डिविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन इन केस ऑफ अरिथमेटिक मीन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन इन केस ऑफ मीडियन, एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन इन केस ऑफ मॉड। सही है। सो ये सारे जो थे ये डिस्क्रीट केस के लिए थे, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये सारे केसेस थे। सही है, क्लियर हो गया। तो बस आसान है, ज़रा ये फार्मूला देख ले, फार्मूले पढ़ने का कोशिश कर ले कि फार्मूला क्या बताता है कि क्या करना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने ये समझ लिया कि इस फार्मूले में ये स्टेप्स करने हैं, तो फिर स्टैटिस्टिक्स में कोई मुश्किल नहीं होगा। सही है, क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू सो मच।